राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। हम राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या है, राजस्थान का इतिहास विषय को लेकर हम पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा क्लास है वो एक तो दोस्तों क्या है, चतुर्थ श्रेणी को कवर करेगा, ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती को कवर करेगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को कवर करेगा और सीईटी को क्या है कवर करेगा। वैसे तो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा है जिनमें क्या है दोस्तों, राजस्थान का इतिहास आता है, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं डूंगरपुर के गोहिल की बात है दोस्तों। हम डूंगरपुर के गोहिल पढ़ रहे हैं। आज हमारा गोहिलों के अंदर हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे उसके बारे में मैं छोटी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। महारावल पृथ्वीराज जो उदय सिंह जी के क्या थे, पुत्र थे, बड़े पुत्र, वहाँ से शुरू करेंगे। और इनके आज का जो अंतिम बिंदु रहेगा वो रहेगा महारावल राम सिंह तक रहेगा, जो 1702 से 1703 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। यह हमारी डूंगरपुर के गोहिल को लेकर पार्ट नंबर 5 है दोस्तों। कौन सा? पार्ट नंबर 5 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को निरंतर बनाए रखते हैं और आज से हमारी क्लास रोजाना इसी समय पर आपको क्या है देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है महारावल पृथ्वीराज दोस्तों। महारावल पृथ्वीराज का जो शासन काल है 1527 से लेकर 1549 ईस्वी तक, ये क्या है दोस्तों? शासन काल है। क्या है? शासन काल है। क्या है दोस्तों? ये इनका शासन काल है। महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा दोस्तों मैं, बिना समय गंवाए। क्या है? बिना समय गंवाए महत्वपूर्ण बातें बिंदु चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप क्लास को देखें, समझे, साथ में नोट्स उतारते रहे, तैयार करते रहे दोस्तों। अब आपको क्लास ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से मिलती रहेगी, जो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी दोस्तों। महारावल उदय सिंह प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी कहाँ का था दोस्तों? यह था डूंगरपुर का। कहाँ का था उत्तराधिकारी? तो ये हमारे डूंगरपुर राज्य के उत्तराधिकारी थे। कहाँ के दोस्तों? डूंगरपुर राज्य के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी तो वास्तव में बताऊं दोस्तों तो ये वागड़ के थे। कहाँ के थे? ये वागड़ राज्य के थे वास्तव में तो। लेकिन क्या है, जब उदय सिंह जी ने दोस्तों क्या किया, अपने जीते जी इस वागड़ को, किसको दोस्तों? वागड़ को दो राज्यों में बांटा था। एक तो बांटा था डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। एक बांटा था बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर बांटा था। यानी कि दो अपने जीते जी हिस्से कर दिए कि डूंगरपुर के अंदर तो बड़ा पुत्र रहेगा जिनका नाम है पृथ्वीराज, और बांसवाड़ा के अंदर छोटा पुत्र रहेगा जिनका नाम है दोस्तों जगमाल। क्या नाम है? जगमाल है। ये वही जगमाल है जो राणा सांगा के खानवा के युद्ध में गया था, अपने पिताजी के साथ लड़ने में उदय सिंह के साथ युद्ध करने गया था, और वहाँ पर क्या है, खानवा के युद्ध में घायल हो गया था। जब वापस आया, स्थिति सही हुई, डूंगरपुर के राजा कौन बन गए? पृथ्वीराज बन गए। डूंगरपुर के अंदर दोस्तों क्या है, गुहिल वंश की स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ राज्य के हिस्से हुआ करते थे, वागड़ राज्य के अंदर आते थे। अब दोनों ही क्या है, अलग अलग राज्य बन चुके हैं। आगे बात करूं दोस्तों तो पृथ्वीराज ने, किसने दोस्तों? पृथ्वीराज ने 1527 के अंदर, पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में दोस्तों क्या है, डूंगरपुर में गुहिल वंश के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज की रानी, पृथ्वीराज की रानी दोस्तों कौन है? सजनाबाई है। पृथ्वीराज की रानी सजनाबाई ने बेनेश्वर मंदिर के पास, कौन से मंदिर के पास दोस्तों? ध्यान रखना, बेनेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर। कौन सा दोस्तों? विष्णु मंदिर, जिसे द्वारिकानाथ मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया है। किसका दोस्तों? विष्णु मंदिर, जिसे हम द्वारिकानाथ का मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? तो रानी सजनाबाई ने क्या है, इनका निर्माण करवाया था। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ
क्या हटाऊँ, इसमें सारी अच्छी बातें हैं, तो हटाने लायक कोई नहीं है। आगे बढ़े हम दोस्तों। तो अगला हमारा जो राजा है दोस्तों, वो राजा है महारावल आस्करण। कौन है दोस्तों? महारावल आस्करण है। इनका शासनकाल की बात करूँ दोस्तों मैं, तो इनका शासनकाल जो है 1549 ईस्वी से लेकर 1580 ईस्वी तक है। इनका क्या है? शासनकाल है यह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कभी कभार परीक्षा के अंदर पूछ ले। बाकी अब ये शासनकाल का जो पूछने का जो ट्रेंड है वो चला गया है, अब अंदर से बातें पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, ध्यान रखनी चाहिए कि पूछ ले तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद 1549 ईस्वी में क्या है, डूंगरपुर की गद्दी पर बैठे थे। यानी कि 1549 ईस्वी में इनका क्या है, राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। आगे बात करूं तो 1572 ईस्वी में महारावल आस्करण ने मुगलों की बात करूं, यानी कि जो अकबर था, उस अकबर की क्या है, अधीनता स्वीकार की थी। किसकी दोस्तों? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और ये अधीनता कब स्वीकार की? तो ये अधीनता की थी दोस्तों 1572 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों, डूंगरपुर के गोहिलों का अगर राजा पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा शासक था, उस शासक का नाम बताइए जिसने डूंगरपुर के क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वह शासक जिसका नाम है, जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, या यूं कहे तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो डूंगरपुर के अंदर आएगा महारावल आस्करण आएगा। क्या आएगा? महारावल आस्करण आएगा। मैंने ये बिंदु भी नोट कर दिया है दोस्तों, चिंता ना करो। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला डूंगरपुर का क्या है, प्रथम शासक है। क्या है? प्रथम शासक है। ठीक है, आगे बात करें हम तो आस्करण ने सोम और माही नदियों के संगम पर, किसके संगम पर दोस्तों? सोम और माही नदियों के संगम पर बेनेश्वर का शिवालय बनवाया था। जो बेनेश्वर का शिवालय है दोस्तों, सोम और माही नदी के संगम पर, उसका क्या है, निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो ध्यान रखना, उसका निर्माण करवाने वाला आस्करण है, सोम और माही नदियों के संगम पर दोस्तों। ठीक है, आस्करण ने अपने नाम पर दोस्तों क्या है, एक आसपुर कस्बा भी बसाया था। यानी कि इन्होंने अपने नाम पर दोस्तों क्या है, एक छोटा सा गांव बसाया था, एक कस्बा बसाया था, उसका नाम था आसपुर कस्बा। क्या नाम था? आसपुर कस्बा था। महारावल आस्करण की मृत्यु दोस्तों 1580 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1580 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़े दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को तो दोस्तों क्या कर दो, लाइक कर दो। और चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्या कर दो? सब्सक्राइब जरूर कर दो। और क्लास आपको पसंद भी आ रही है, समझ भी आ रही है, तो भी दोस्तों क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। और आपको ना तो क्लास पसंद आई है और ना ही क्लास समझ में आई है, तो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या करोगे दोस्तों, एक कमेंट करोगे। कमेंट आपको ज़रूर करना है। उससे दोस्तों क्या है, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि चलो हम जो मैटर बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमारी इच्छा भी बढ़ती है कि हम ऐसा मैटर को और मॉडिफाई करते हुए बनाए क्लास, ताकि आपके लिए ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये निकल सके दोस्तों। हमारा अब एक ही टारगेट रहेगा, 4th ग्रेड एग्ज़ाम के पहले सारा का सारा इतिहास विषय कंप्लीट करवा के एक संपूर्ण रिवीजन मैराथन क्लास लाई जाएगी दोस्तों। चिंता न करें, काम चल रहा है, जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा हम आपको मैराथन क्लास भी ला के देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते महारावल सहसमल, जिसे हम दोस्तों क्या है, सहसमल भी कहा जाता है। इनका शासनकाल है 1580 से 1606 ईस्वी, 1580 दोस्तों 1606 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, इनकी राजमाता दोस्तों कौन थी? इनकी राजमाता थी आस्करण की पटरानी, आस्करण की महारानी।
जो आस्करण राजा था उसकी महारानी और महारावल सहसमल की पटरानी ने क्या है दोस्तों, डूंगरपुर में एक 9 लखा बावड़ी बनवाई। और ये 9 लखा बावड़ी दोस्तों जो बनवाई थी वो महारावल सहसमल के शासनकाल में बनवाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा बिंदु यह है कि इनके समय यानी कि महारावल सहसमल के शासनकाल में सूर्यपुर गांव में, कौन से गांव में, सूर्यपुर गांव में, जिसे सूरपुर गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूरपुर गांव भी कहा जाता है। उस गांव के अंदर माधव राय का विशाल मंदिर बनाया गया। यानी कि माधव राय का क्या है, विशाल मंदिर बनाया गया है। सहसमल के बाद दोस्तों क्या है, दो शासक बनते हैं। सहसमल के बाद करम सिंह शासक बनता है और करम सिंह के बाद दोस्तों पुंजराज शासक बनता है। कौन बनता है, पुंजराज शासक बनता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे शासक पुंजराज के बारे में। करम सिंह के बारे में आपको इतना कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है दोस्तों। हम बात करते हैं महारावल पुंजराज की, जिससे प्यार से क्या है पुंजा जी कहा जाता है। इनका शासनकाल है दोस्तों 1609 से लेकर दोस्तों कितना, 1657 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। ये किन के पुत्र थे, तो ये जो पुत्र थे दोस्तों करम सिंह के पुत्र थे। किन के पुत्र, करम सिंह के पुत्र, यानी कि करम सिंह जी के लाडले थे। ठीक है, पुंजराज जी। अब पुंजराज जी के बारे में दो बिंदु महत्वपूर्ण याद रखना। वैसे तो बिंदु 4-5 है लेकिन महत्वपूर्ण एक तो है, इन्होंने क्या है दोस्तों, मुगल बादशाह कौन सा, शाहजहां। इस शाहजहां की ओर से दोस्तों क्या है, दक्षिण के अंदर जो दक्षिण है दोस्तों, इस दक्षिण में कई लड़ाइयाँ लड़ी। क्या क्या, शाहजहां की ओर से दोस्तों दक्षिण में गए और कई युद्ध लड़े। और इन युद्धों में क्या है दोस्तों, ये विजय भी हुए थे। क्या हुए थे, इन युद्धों के अंदर ये क्या हुए थे, विजय हुए थे। और विजय होने के कारण दोस्तों क्या है, शाहजहां ने दोस्तों क्या है, इनको माही मरातिब की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी, माही मरातिब की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, माही मरातिब की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। आगे बात करूं तो महारावल पुंजराज ने दोस्तों क्या है, पुंजराज गांव बसाकर पुंजेला तालाब बनवाया था। पुंजराज ने भी क्या किया, एक गांव बसाया था। जैसे आस्करण ने दोस्तों आसपुर कस्बा बसाया था, वैसे ही पुंजराज ने क्या है, पुंजराज गांव बसाकर क्या है, पुंजेला तालाब का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, पुंजेला तालाब का क्या है, निर्माण करवाया था। आगे बात करूं, डूंगरपुर में इन्होंने 9 लखा बाग बनवाया था दोस्तों। अभी हमने बात की थी कि जो आस्करण की जो पटरानी थी, उस पटरानी ने दोस्तों कौन सा, आस्करण की पटरानी ने दोस्तों क्या है, 9 लखा बावड़ी बनवाई थी। अभी मैंने आपको ये बताया था कि आस्करण की जो पटरानी है, उस पटरानी ने कौन सा, 9 लखा बावड़ी बनवाई थी। और हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पुंजराज जी ने कौन सा, 9 लखा बाग बनवाया था। कंफ्यूज नहीं हो गए ना, कंफ्यूज होने वाली भी बात नहीं है। 9 लखा बाग पुंजराज जी, और 9 लखा बावड़ी दोस्तों किसने, आस्करण की पटरानी ने बनवाई थी। ठीक है, और इन्होंने गेप सागर की पाल पर दोस्तों क्या है, 1623 ईस्वी में गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर बनवाया था। गोवर्धन नाथ का क्या है, विशाल मंदिर बनवाया था। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ूं दोस्तों, अगला जो अपना बिंदु है कि इनके शासनकाल में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने क्या है, डूंगरपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। ये जो पुंज राज्य है दोस्तों, ये पुंज राज्य क्या करना चाह रहे थे, ये पुंज राज्य करना चाह रहे थे मेवाड़ से अलग होना। ये क्या चाह रहे थे कि जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ से क्या है, अलग होना चाह रहे थे। मेवाड़ से क्या है, अलग होना चाहते थे, मेवाड़ से अलग। और ये छोटा मोटा प्रयास भी क्या था,
तो जैसे ही भनक लगी हमारे महाराणा जगत सिंह को, इस महाराणा जगत सिंह ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी। कहाँ पर? डूंगरपुर पर आक्रमण के लिए, कि यह डूंगरपुर ऐसा नहीं कर सकता, मेवाड़ से अलग नहीं हो सकता, मेवाड़ का क्या है, सामंत बना रहेगा। तो ये बात थी आपको, ठीक है ना। इस कारण जगत सिंह ने क्या है, डूंगरपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी। लेकिन हमारे पुंज राज ने जगत सिंह जी से बात करके, मुलाकात करके इस समझौतों को समझा दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि महारावल पुंज राज के बाद गिरधरदास शासक बनते हैं। इस गिरधरदास के बाद दोस्तों जसवंत सिंह क्या है, डूंगरपुर के शासक बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे जसवंत सिंह की। किसकी बात करेंगे? जसवंत सिंह की बात करेंगे हम। आगे बढ़े दोस्तों। महारावल जसवंत सिंह जी, इनका शासनकाल 1661 से लेकर 1691 ईस्वी तक दोस्तों। ध्यान रखना, महारावल जसवंत सिंह जी के अंदर आपको एक बिंदु याद रखना है। लेकिन जब बात करेंगे हम मारवाड़ के शासक की, तब ध्यान रखना वहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा, मैं मारवाड़ के शासक के समय बताऊंगा। अजीत सिंह के समय, जब हम अजीत सिंह की बात करेंगे मारवाड़ के शासक, तब बात करूंगा कि डूंगरपुर का समकालीन शासक कौन था दोस्तों। तो ध्यान रखना कौन था, जसवंत सिंह था। बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में, किसके? औरंगजेब के शासनकाल के अंदर औरंगजेब का पुत्र, किसका? ये औरंगजेब का पुत्र कौन है दोस्तों? औरंगजेब का पुत्र है अकबर। इस अकबर ने क्या किया दोस्तों? इस अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध दोस्तों क्या है, विद्रोह कर दिया। और अपना क्या है, मेवाड़ के अंदर दोस्तों, पता हो तो हमने जब बात की थी, तब मेवाड़ के अंदर इसने क्या है, अपना राज तिलक करवा दिया और दिल्ली का राजा अपने आप को क्या है, घोषित करवा दिया था। ये बात हमने की थी राज सिंह के समय दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं विद्रोह के समय जसवंत सिंह ने, किसने? जसवंत सिंह ने क्या है, डूंगरपुर पहुंचने पर जब अकबर अपने पिता के विरुद्ध क्या है दोस्तों, विद्रोह किया था, और विद्रोह करने के बाद जब मेवाड़ से निकला, तो मेवाड़ से निकल कर क्या है, जब डूंगरपुर पहुंचा, तो डूंगरपुर पहुंचने पर जसवंत सिंह जी ने क्या है, शरण दी तथा सरवण व राजपीपला के मार्ग से दक्षिण में पहुंचने में क्या है, इनकी सहायता की थी और दक्षिण में मराठा के पास पहुंचाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु आपको ध्यान रखना कि महारावल जसवंत सिंह जी ने क्या है, औरंगजेब के पुत्र अकबर को क्या है, शरण दी थी। और शरण क्यों दी? तो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसके लिए शरण दी थी। और क्या है, शरण देकर सरवण व राजपीपला के मार्ग से दक्षिण में पहुंचाया था। आगे बात करूं दोस्तों खुमान सिंह। खुमान सिंह के बारे में बात करूं तो खुमान सिंह का शासनकाल है दोस्तों 1691 से लेकर 1702 ईस्वी तक। खुमान सिंह ने भी क्या है दोस्तों, मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। और इनके प्रयास के समय दोस्तों, जो मेवाड़ का समकालीन शासक था, मेवाड़ का समकालीन शासक, मेवाड़ का समकालीन शासक कौन था दोस्तों? तो इनके समय जो मेवाड़ का समकालीन शासक था, वो था अमर सिंह द्वितीय। कौन था दोस्तों? अमर सिंह द्वितीय था। ठीक है, इन्होंने भी क्या है, मेवाड़ से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान दोस्तों एक युद्ध होता है जिसे हम सोमनाथ का युद्ध कहते हैं। कौन सा दोस्तों? सोम नदी का युद्ध कहते हैं। जो सोम नदी है, उस सोम नदी के ऊपर एक छोटा सा युद्ध हुआ था। इनके बीच में खुमान सिंह जी और अमर सिंह जी के मध्य युद्ध हुआ था। खुमान सिंह जी और अमर सिंह सेकंड के मध्य क्या है, ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो परिणाम रहा था, वो अमर सिंह की क्या है, विजय हुई थी। अमर सिंह सेकंड की क्या है, विजय हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस युद्ध के अंदर जीतेगा कौन? जो राजा होगा वही जीतेगा, क्योंकि सेना उसके पास ज़्यादा है। खुमान सिंह जी के पास सेना क्या थी, कम थी। ठीक है, तो खुमान सिंह जी के अंदर एक ही बिंदु याद रखना कि इनके शासनकाल में एक सोम नदी का युद्ध हुआ था। वो युद्ध खुमान सिंह व अमर सिंह सेकंड के मध्य, और परिणाम अमर सिंह की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ राम सिंह के बारे में। राम सिंह जी,
राम सिंह जी का शासनकाल दोस्तों है 1702 से 1730 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में भी दोस्तों क्या है, संग्राम सिंह ने क्या है, डूंगरपुर पर सेना भेजी युद्ध के लिए। तो 1717 ईस्वी में तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, संग्राम सिंह जी से संधि कर ली। 1717 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह से सेना का खर्च देकर दोस्तों क्या है, सेना का खर्च देकर संधि की, खर्च देकर क्या है, संधि की। ठीक है, संग्राम सिंह से सेना का खर्च 1717 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह से सेना का खर्च देकर संधि की। जब संग्राम सिंह ने सेना भेजी तो संग्राम सिंह को एक पत्र भेजा कि आप सेना वापस ले जाइए, जो भी खर्च हुआ है सेना के ऊपर, आने जाना खाना पीना रहना का, वो खर्चा हम उठाएंगे, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने जो गलती की है हम उसमें सुधार करेंगे, आगे से ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम इनसे युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। क्या पता अभी हम जो डूंगरपुर के बन के बैठे हैं वो भी हमारे हाथ से ही चला जाए तो समस्या हो जाएगी। फिर बाद में राम सिंह जी क्या करते हैं, राम सिंह जी 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव से संधि करते हैं कि आप हमें क्या है, मेवाड़ से बचाओगे। और बाजीराव कहता है कि मेवाड़ से मैं बचाऊंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको खिराज देना पड़ेगा, समय समय पर आपको क्या है, मुझे रक्षा के लिए पैसा भेजना पड़ेगा। और खिराज देना स्वीकार करते राम सिंह जी, पैसा देना स्वीकार करते हैं। और पेशवा बाजीराव दोस्तों क्या है, संधि कर लेता है। और बाजीराव संधि कर लेता है, उसके बाद इनके अधिकारी दोस्तों क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। तो जो मराठा अधिकारी, एक था कदम राव, दूसरा था सवाई काट सिंह कदम राव। दो अधिकारी थे, एक था कदम राव, दूसरा सवाई काट सिंह कदम राव। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर क्या है, 1729 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर इलाके में लूटमार की। और इसकी खबर जब बाजीराव को पड़ी थी तब उन्होंने क्या है, इन पर कानूनी कार्रवाई की और इनको दोस्तों क्या है, वहाँ से अधिकारी के पद से हटा दिया था। महारावल राम सिंह ने अपने नाम से दोस्तों क्या है, रामगढ़ बसाया और डूंगरपुर में एक क्या है, रामपोल दरवाज़ा बनाया। अब इसमें से मैं दोस्तों आपको बता दूं, छोटे छोटे बिंदु याद रखने वाले। एक तो संधि वाला बिंदु याद रखना, पेशवा बाजीराव का याद रखना है। और एक रामपोल दरवाज़ा कब बनाया गया, ये रामपोल दरवाज़ा किसने बनवाया, तो राम सिंह ने बनवाया, ये याद रखना। और 1729 ईस्वी में कदम राम व सवाई काट सिंह ने क्या है, लूटमार मचाई थी। यानी कि चारों बिंदु याद रखने हैं आपको। आगे बढ़े तो अगला बिंदु अपना राम सिंह के बारे में है। राम सिंह जी के दोस्तों कितने, 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों, 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्र की हम बात करें तो पहला पुत्र उदय सिंह, जो कौन, डूंगरपुर का होने वाला उत्तराधिकारी है। दूसरा है बकत सिंह, तीसरा है उमेद सिंह, चौथा है शिव सिंह। दोस्तों लेकिन राम सिंह जी करते क्या है, अपना जो उत्तराधिकारी है, अपने छोटे पुत्र शिव सिंह को क्या है, उत्तराधिकारी बना देते हैं। क्या करते हैं, शिव सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और बनाना किसको चाहिए, उदय सिंह को बनाना तो इनको चाहिए, बनाना किनको चाहिए, इनको, उदय सिंह को। लेकिन बना किसको देते हैं, शिव सिंह जी को बना देते हैं। दोस्तों किसको बना देते हैं, शिव सिंह जी को बना देते हैं, जो अपने सबसे छोटे पुत्र हैं उनको बना देते हैं। अपनी जो रानी है वो खास रानी हुआ करती थी इनकी, तो शिव सिंह को उनके कहने पर उत्तराधिकारी बनाया गया है। और राम सिंह की मृत्यु दोस्तों कहाँ कब होती है, 13 मार्च 1730 ईस्वी को होती है। दोस्तों इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, शिव सिंह को लेकर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि शिव सिंह ने क्या क्या काम किए हैं डूंगरपुर के अंदर। दोस्तों क्लास पसंद आई हो, समझ आई हो तो अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।